जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने कहानी पढ़ा था, जो कि यूनिट 7 है। और वो कहानी सारा खत्म हो गया, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में एक एक करके देखेंगे। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स एवं अन्य टीचर जो भी यूट्यूब पे या नॉर्मल पढ़ाते हैं या जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन सभी के नोट्स को संकलित करके उसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को निकाल करके मैंने एक नोट्स बनाया। उस नोट्स के हिसाब से आपको मैंने पढ़ाया। अब क्या करेंगे कि यूनिट 7 तो खत्म हो चुका है। अब हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 5। और यूनिट 5 में मैंने 50 टॉपिक निकाला है, अलग अलग कविता, अलग अलग जो भी अपने सिलेबस में है 50। और उस 50 में आज हम पहला पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के जो रेवा तट है, जो कि नेट के सिलेबस में है, जो कि चंद्रदाई के द्वारा लिखा गया है, उसका हम पढ़ेंगे। तो एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को 1.5 गुना स्पीड पे देखिए, आपका समय भी बचेगा और अच्छा भी लगेगा। दूसरा चीज़ है कि ये जो भी नोट्स है, ये भी 3-4 अलग अलग कंटेंट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग टीचर्स को मिला करके बनाया गया है, ताकि आपको कम समय में और अच्छा कंटेंट मिले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो आप एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए और मेरे बताए गए मार्ग पे चलिए, निश्चय ही आपको कम समय में अच्छा चीज़ मिलेगा और अच्छी आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसी क्रम में अब शुरू करते हैं रेवा तट, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो देखेंगे पृथ्वीराज चौहान पर लिखा गया महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। तो ये रखेंगे, ये अन्य बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, कितने सर्ग हैं, तो 69 सर्ग हैं। ये जो कहानी है, इसका प्रारंभ जो होता है ना, सुख सुखी संवाद से प्रारंभ होता है। इस कहानी का प्रारंभ किससे होता है? सुख सुखी संवाद से होता है। रेवा तट जो है ना, पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। तो जो ये हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, चूंकि पूरा पृथ्वीराज रासो सिलेबस में नहीं है, उसका 27वां सर्ग है। ठीक है, जो कि रेवा तट है। अब रेवा इसमें किस नदी का नाम है? तो नर्मदा नदी का नाम है। यहाँ मैंने इसका जिक्र कर दिया है। रेवा तट यानी नर्मदा का तट है। इसमें पृथ्वीराज के सेनापति का नाम क्या है? चामुंड राय है। इसमें पृथ्वीराज के सेनापति का नाम क्या मिलता है? चामुंड राय मिलता है। सबसे पहले ये लोग किस हाथी की बात करते हैं? तो एरावत हाथी की शिकार की बात करते हैं। अब एरावत हाथी क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने मिल करके किया था, तो उसमें से एरावत हाथी निकला था। ठीक है, एरावत हाथी क्या है? तो इंद्र का वाहन माना जाता है। अच्छा, इसी में लाहौर के शासक के रूप में चंद पुंडीर का नाम मिलता है। उसके बाद से पंचमी तिथि दिन मंगलवार को पृथ्वीराज ने गौरी पर आक्रमण किया था, इसका भी वर्णन मिलता है। तो याद रखेंगे। हालांकि अभी तक इतने डीपली किसी भी एग्जाम में सवाल बने नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ की पॉइंट्स हैं, तो ये 5-10 तो की पॉइंट्स याद रख ही सकते हैं, क्योंकि हमें तो डीपली पढ़ना है। क्योंकि इस एग्जाम में ना बने, किसी दूसरे एग्जाम में तो बन सकता है ना। तो इससे जो कुछ फैक्ट बन सकता है वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अब देखेंगे ना, काव्य में आए स्थानों के नाम। तो स्थानों में कनौज है, जो कि कनौज के लिए आया है। गजनी आया है अफगानिस्तान के लिए। अरे गजनवी, गोरी, सब तो वहीं के थे। दिल्ली आया है, इसमें दिल्ली नहीं, ढिल्ली आया है। ढिल्ली, ढिल्ली किसके लिए आया है? दिल्ली के लिए आया है। देवगिरी, देवगिरी के लिए ही आया है। लाहौर जो है, लाहौर के लिए ही आया है। और क्या है ना कि इसमें जो है, इस काव्य में रंभा तथा मेनका नाम की जो अप्सराएं हैं ना, उसके बीच संवाद का भी उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे इसके बारे में कुछ। पृथ्वीराज रासो की वे सारे छंद जिन्हें वरदाई ने कवित की संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते, क्योंकि वे कवित हैं ही नहीं, वे छप्पय हैं। 17वीं शताब्दी से पहले छप्पय कवित के नाम से ही प्रसिद्ध था। फिर देखेंगे पृथ्वीराज रासो सहित संबंधी आलोचकों के मत। तो क्या है ना कि इस ग्रंथ को मुख्यतः 3 तरह के आलोचक हैं। एक है जो इसको बिल्कुल अप्रमाणिक मानते हैं, दूसरा क्या है कि पूर्णतः प्रमाणिक मानते हैं, और तीसरा क्या है जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो ये कई बार किसी अन्य प्रोफेसर के एग्जाम में, स्टेट के या सेट के में ये सब पूछा जाता है, या अगर पीजीटी टीचर हिंदी के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें भी पूछा जाता है। तो ये तो स्क्रीन जो भी है ना आपके लिए वीवीआई है, इसको आप याद रखिएगा। तो डॉक्टर जो वुलर है ना, वो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र तो इसके लिए जाली पुस्तक का वर्णन करते हैं, जाली शब्द नामक शब्द प्रयुक्त करते हैं पृथ्वीराज रासो के लिए। मुंशी देवी प्रसाद एक प्रमुख आलोचक हैं, ये भी इसको क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। पूर्णतः प्रमाणिक मानने वाले में श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु हैं।
अच्छा, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत प्रमुख आलोचक हैं, इसलिए इनका मत भी आपको याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा और नामवर सिंह भी इसको क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो ये रहा इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स। अब देखेंगे ना 5 में हम शुरू करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज को आधार बनाकर लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। रेवा तट चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। अब इसका ओवरऑल रिव्यू क्या है ना वो देखेंगे, इसका सार पढ़ लेंगे क्या है, ताकि आपको तो कुछ आइडिया लगे ना। तो इसमें क्या है, देवगिरी को युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज के सेनापति चामंड राय दाहिम ने उनका यशोगान किया। साथ ही रेवा तट पर ऐरावत हाथी के सपना दिखाने वाले हाथियों की चर्चा की एवं उनका शिकार करने का आग्रह किया। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई से इन हाथियों के विषय में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। तब से चंद ने पृथ्वीराज को ऋषि पालकाव्य की कथा सुनाई। चामंड राय ने पृथ्वीराज से शिकार पर चलने की बात कही और बताया कि मार्ग में बड़े दांतों वाले हाथी एवं सिंह भी मिलेंगे। चामंड राय ने कहा कि रेवा तट पर कस्तूरी मृग, कबूतर एवं अन्य पक्षी भी रहते हैं। दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो है और मनोहर भी है। अंततः पृथ्वीराज ने शिकार पर जाना तय किया। रेवा तट पर शिकार के समय ही पृथ्वीराज को लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाई मिल गए यहाँ पे का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मारूफ खान और मुल्तान सुल्तान गौरी चौहान के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए धावा बोल रहे हैं। पृथ्वीराज ने सामंतों को युद्ध के लिए तैयार किया और लाहौर की ओर कूच किया। गौरी ने जब चेनाब नदी पार की 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़ों के साथ, तब वहां चंद्रपुरी ने उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों दलों में भयंकर युद्ध हुआ था। पुंडीर वंशी 5 वीरों को गिरने के बाद चंद्र पुंडीर ने आत्मसमर्पण कर दिया और गौरी चिनाब की आगे बढ़ गया। इसी समय पृथ्वीराज को दूत ने बताया कि मारूफ खां और लाहौर से 5 कोस की दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज क्रोधित हो उठे और गौरी को फिर से बांध लेने की प्रतिज्ञा की। पंचमी तिथि मंगलवार को पृथ्वीराज ने गौरी पर चढ़ाई की। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। समर सिंह, जयत पवार, चामुंड राय, हुसैन खां आदि गौरी की सेना को छिन्न भिन्न कर रहे थे। पृथ्वीराज की सेना चक्रव्यूह बनकर लड़ रही थी। पहले ही दिन सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक गया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। अप्सराएं देवलोक छोड़कर युद्ध भूमि पर आई और मरे हुए वीरों का वरण करने लगे। युद्ध चलता रहा, चौथे दिन तक पहुंच गया। चौथे दिन युद्ध में गौरी कैद कर लिया गया। 1 माह और 3 दिन कारागार में रहने के बाद उसे सुल्तान के अमीरों ने प्रार्थना और दंड स्वरूप 9,000 घोड़े, 700 ऐरावत घोड़े और जो भी है सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। तब राजा ने सुलह और शांति स्थापित कर गोरे यानी गजनवे को पहना उड़ाकर उसे विदा कर दिया। ये देखेंगे ओवरऑल इस कहानी का ये रहा। उसके बाद इसमें देखेंगे उल्लेखित स्थान जो भी है वो मैंने चर्चा कर दिया था। क्या क्या इसमें दोहा है, कवित है, ओरिल है, गाथा है, साटक है, कुंडलियां हैं, छंद कंठ शोभा है, भुजंगी है, छंद दंडमाली है, छंद मोतीराम है, छंद रसवाला है। अब देखिएगा ना उसका कहाँ का प्रयोग हुआ ये भी है। तो यहाँ देखेंगे रेवा तट की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखेंगे। ये दोहा है, ठीक है। देवगिरी जीते सुभट आयु चामुंड राई, जय जय नृप कीर्ति सकल कहीं कविजन गाई। मिलट राज पृथ्वीराज सो कहीं राव चामुंड, रेवा तट जो मन करे तो वन अपूर्व गज झुंड। बीन ललाट प्रसिद्ध करथो शंकर गजराज, औरा परी धरी नाम दियो चढ़ने सुरराज। दानव दल तेहि गंजी रजी उमया उर अंदर, हुई कृपाल हस्तीनी संग बाघ सी रचि सुंदर। औलादी तासु तन आय के रेवा तट वन बिथरिय, सामंत नाथ सो मिलत ईप दहिमे कथ उचरिय। और अरिल देखेंगे। अरिल अरिल क्या है, चारि प्रकार पितसी बस बारन, भद्र मद नग जाति साधारण, पूछ चंद कवि को नरपतिय, सूर वाहन किम आये घरतीय। फिर इसमें गाथा जो है वो देखेंगे। कोम्पर पराग पत्र छाल डाल, फूल फल फल कंदम, फली कली दे जरिय, कुंजर करी थुलियम नतनम। ये सब देखेंगे। उसके बाद साटक है इसमें। श्रोतम भूपयम गौरियम बरम भरम बजाने सजाने, सा सेना चतुरंग बधी उलल तार मारुफयम। तुझी सार सा उपरा बस रसी, पलनायम सान्यम, एकम जीवम जीवम सहाय सही न नयनम दीनम स्वयनम सिनयम।
कुंडलियां इसमें जो प्रयुक्त किया गया उस कुंडलिया को यहाँ पढ़ेंगे। बर मुसाफर ततार सा मरण किति तनबाज, मैं भजे लाहौर घर लेहू सुनी सुबिहान। लेहू सुनिसु बिहान, सुने ढीली सुल्तान, लुथी पार पुंडीर भीड़ परिहें चौहान। दुचित चित जन करहूँ राज अखेट उथाप, गजनेश आयस चले सब सब छूय मुसाफ। ये देखेंगे बंद कंठ शोभा इसमें था, उसको यहाँ से एक बार देख लेंगे, क्योंकि उपयुक्त पंक्तियां है ना। मेरे बताने का सिर्फ इतना मतलब है ना कि अगर आपके दिमाग में ये रहेगा, ठीक है, आप भी इसको वीडियो में देखिएगा, सुनिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, तो अगर ऐसी पंक्तियां एग्जाम में कहीं मिल गई ना, तो आपको खटाक से दिमाग पाएगा कि ओहो ये जो पंक्तियां है ना, ये रेवा तट से लिया गया है और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। अगर ज़्यादा कुछ नहीं याद आएगा तो इतना आप जान जाइए ना कि अगर कहीं इस पक्षियों के बारे में वर्णन करने के लिए दे देगा ना, तो अधिकतर इसमें युद्ध का ही वर्णन है। ठीक है, कि तलवारें चारों तरफ से खड़े हैं, हाथी खड़ी हैं, अब लग रहा है लड़ाई हो जाएगा, पृथ्वीराज गुस्सा हुए, ये हुए, मतलब वीर रस का ही इसमें केवल बात है। तो उस तरह से जोड़ करके, और इसकी जो भाषा है ना, पढ़ने पर खुद ब खुद थोड़ा बहुत तो अर्थ पता चल ही रहा है, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। मेरे पढ़ के सुनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आप इसको एक बार पढ़िएगा, दो बार वीडियो को देखिएगा, कुछ नहीं आपके स्क्रीन पर चलेगा, जब आप सुनिएगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां जो है ना पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। तो फिर देखेंगे, फिर है बपर पस्पर से मनो फिर इंदुज पंच कसे, सोई ई उपमा कवि चंद कथ, सजे मनो पूर्ण पवंग रथे। ऊपर पुठिय दिठिय था विपरीत पलंग तात धरिता, लगे उड़ी छितिय चौन लयम, सुने खूर के अब तनय। काग बंधी सुहेम हमेल घन, तब चामर ज्योति पवन रुन, महस्रट सतारक पित पगे, मनो सुत के उर भान उगे। पय मंडिंदी अंशु घर उल्टा, मनु बीट देसी चली कुल्टा। मून कटीन घूंघट अशुभ ली, मनो घूंघट है कुल बुध चली। तीन उपमा बरना न धना, पूजे नन बगा पवन न मना। उसके बाद से भुजंगी देखेंगे। या भुजंगी क्या है, जहाँ उतरथो शाही सिनहाब मीर, तहाँ नेज गड़ियो ठठुको पुंडीर। करी आनी साहाब सा बांधी गोरी, धाके धीग धीग धकावे सजोरी। ठीक है, भुजंगी है जो कि जिसका प्रयोग इसमें मिलता है काव्य में। उसके बाद से छंद दंडवाली है एक, उसको भी देखेंगे। भय प्रात रति जूर रत, दिशय चंद्र मंदय चंदयो, भर तमसा तामस सूरवर भरी, रास तामस छंदयो। बर बजी निशान धू निधन, वीर बिरनी अकुर्यम, धर धार की धाइर करसी कायर, रस भी सुरस कुरय। छंद मोती दाम है, उसको देखेंगे। रतिराज रु जोवन राजत जोर, चप्यो ससीर उर सैसों कोर, उन माधी मधि मधु धूनि होय, तीन उपमा बरनी कवि कोई। उसके बाद से अब हम यहाँ से देखेंगे ना पृथ्वीराज पूरा की पूरी कहानी, सॉरी कहानी तो नहीं कहेंगे, पूरे पूरे आपके सामने है। इसमें देखेंगे रेवा तट, इसका पीडीएफ लगभग यहाँ पे ये 24 पेज का है। तो 24 पेज तो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और वो पढ़ के सुनाएंगे भी नहीं। मैं आपको ओवरऑल ऐसे एक एक लाइन, बीच लाइन, दो लाइन बीच में दिखाते जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट पक्ति है उसको अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि आप इसको शामिल कर लें। जब कहीं एग्जाम में इससे आपका आमना सामना हो तो आपको आइडिया हो जाए कि ये पक्तियां जो हैं चंद्रवरदाई के द्वारा रचित हैं। देवगिरी जीते सुहट आयु चमंड राई, जय 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 तरफ कीर्ति सकल कवि जन गाई। मिलत राज प्रतिराज सो कहीं राव चमंड, रेवा तट जो मन करे बन अपीव झुंड। ठीक है, उसके बाद से बिंद ललाट प्रसिद्ध करियो शंकर गजराज, और आपति धरि नाम दिया चढ़ने सुरराज। दाल देही तेही गंजी रंजी उमिया उर उंदर, होड़ कपाल हस्तिनी संग बगची रचि सुंदर। ये तो पंक्तियों ऊपर हमने चर्चा किया था ना, तो ये पंक्तियों को आप चार को अंडरलाइन कर लीजिएगा प्रमुख पंक्तियों के रूप में, ये इंपोर्टेंट है। फिर देखेंगे अरिल देखेंगे, कवित देखेंगे, चयारी प्रकार पितसी बस बारन। अच्छा, एक चीज और है इसके बारे में कि भले रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इसको जाली ग्रंथ मानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो काव्य शैली है, काव्य शिल्प है, जो लिखने का तरीका है, उसका लोहा उन्होंने माना है। वो अपने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ भले ही पुस्तक जाली है, लेकिन जो भी इसके लेखक हैं उसका जो शिल्प है, उनका जो कौशल है, उसमें उनको महारत हासिल है। ठीक है,
तो अब देखेंगे यहाँ पे, भद्र भद्र मंद मंग जाति साधारण, पूछी चंद कवि को नरपतिया, सुर वाहन किम आई धरतिया। चंद कवि का उत्तर देखेंगे आगे, ठीक है। हिमाचल उपकंठ एक वट उतंग, 100 योजन परिमाण सांस तज भजी मतंग। बहुरी दुरद मद आंधी ढाही मुनिवर आराम, दीर्घ तपा री देसी अब तीनों कुपी ताम। अंबर विग्रह गति मंद हुआ नर, अरुढ़न संगृह संभारी नारिद कवि चंद्र कही सुर, गईद हम भूमि रहिया। अंग देश पूरब मदिवन पड गहम्बर। ये देख लेंगे, पक्ति जो है यहाँ पर के सामने है। फिर हम नीचे आते हैं। उज्ज्वल दल दल उज्ज्वल जल दल कमल, विपुल लुहिताक्ष सरबर, स्रपित गज की जूथ करत कीड़ा निशिवासर। पाल काव्य लघु वेश रहत एक तहाँ रुषिसर, तीन प्रीति बंदी अति परस्पर रोम पाद नृप संभरिया। आखेट जाई फंदन फकरी, दरद आनी चपापुरिया। ये देखेंगे। फिर उसके बाद से आते हैं आगे। इधर अभी कोई पक्ति इस तरह का नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ देखेंगे, सुनहि राज पृथ्वीराज विपन रवनीय करिय जूध, यानी युद्ध। रेवा तट सुंदर समूह वीर गजदंत चवन रथ, आपेटक आचंब पंथ पावर रूकी पिल्लई। शिव हट दिली समूह राज बिलकत देई चलो, जल जूह कुह कस्तूरी मृग पहपंथी अरु पर्वतई। चहु आनी मान देशे नृपति कहीं न बनत दक्षिण सुरही। इसमें चूंकि वो जो चर्चा करता है तो बताता है कि वहाँ पे कस्तूरी मृग है, रावत हाथी है, आप उधर आखेट के लिए चलिए, तो उसी का यहाँ पे वर्णन है। फिर आगे है, यहाँ पर भी अभी कुछ है। मिलियो नृपराज मिलियो नरिताप, वन जूथ मृग सिंह रूप गरज नृप आसेटक पिलई सिलई, ठीक है। लाहौर थान सुल्तान तप बर कदर लिपि मिलई। यहाँ से भी देखेंगे, तातार खां का यहाँ नाम आ गया, तातार मारूफ खां। पान कर सोही धर चौहानी ऊपरे बाजा बाजन बाई। आगे फिर देखेंगे, आगे यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे रेवा तट का क्या वर्णन है देखेंगे दुहा के रूप में। दूत वचन संभल नृपति पर आसेटक सिल, रेवा तट पाधर धरा जुह जहाँ मृगन वर मिल। मिले सब सामंत मत मड़ियो सु नरेशूर, दह गुना दलसाही सजी चतुरंग सजी ओर। मवन मत चुको न सोई वर वंत विचारो, बल घटियो अपनौ सोच पछिलो निहारो। तन सद सटे लीजय भुगति बंद गौरी दलहा, संग्राम भीर पृथ्वीराज बल अपमति कीजय कलह। देखिए यहाँ पे युद्ध की लड़ाइयों का वर्णन है, युद्ध की लड़ाइयों की तैयारी जो हो रही है ना, उसका वर्णन है। सुनिए बात पजून राव प्रसंग उसकी आगे चलेंगे, इसका भी कोई इंपोर्टेंट यहाँ नहीं है। इससे ज़्यादा एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं, हालांकि आप एक बार देख लें ताकि अन्य जो भी एग्जाम है उसमें भी आपका सामना हो तो आपसे हो जाए, इसलिए मैं यहाँ इसकी चर्चा भी कर रहा हूँ। वरना जो मेरे सर ने पढ़ाया था वो उसको हल्का में करके ही निकल गए, बट यहाँ देख लेंगे। बह वह कहीं रघुवंश राम हकारी सा उठियो, सुनो सब सामंत सही आयो बल छुटियो। गज रू सिद्ध सा पुरुष जही रुंध तब बुझियो, समो असमो जानहि न लज पके अलुझियो। सामंत मत जाने नहीं मत कहे इकमारन को, सूरतान सेन पहिले बंदियो फिर बंदियो तो करण को। ये जो भी था ये कवि है। फिर आगे देखेंगे, रे गुर्जर गंवार राज ले मंत न होई, अप मरे छिजे नृपति कौन कारज यह जोई। यह सेवक चौहान देश भग्य धर सिले, पंछी काम कह करे तब त्वामी संग्राम इकल्ले। पंडित भट्ट कवि गईना नृप सौदागर वारी हुआ, गजराज शिष शोभा भंवर कन उड़ाई वह शुभ लहा। दुहा देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, इतनी लंबी है ना, इसके लिए जो इस पे अगर किसी आलोचक का या किसी विद्वान का अगर कोई टीका के रूप में या इसका कोई वर्णन आया होगा, तो जिन व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा वो इस किताब को निकालेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, एक एक इस शब्द का क्या मतलब उस समय का था उसको पढ़ेंगे, फिर इसका पूरा अर्थ निकालेंगे। तो इस पर जिनको रिसर्च करना होगा वो लोग ही कर सकते हैं, बाकी इतना समय इस पर देने की कोई आवश्यकता नहीं है अब इसके समय में, और सवाल भी इस पर उतना नहीं बनता है, ठीक है। मची कुह दल हिंदू के कसे सना सना, पर चिराग दस सहस भई बजी निशान अरिदा। सब दोहा के रूप में।
वापसु नृप मुकत्ते दूत आई तीही बार, सजी सेना गौरी सुबर उतरियो नदी पार। देखेंगे लड़ाई के वर्णन, तैयारियां चल रही हैं अभी, सेना अभी जा रही है। पंचा सजी गोरी निरपति बंधी उतरी नदी पार, चंद वीर पुंडीर ने थटी मुख के दरबार। अब देखेंगे चामर छत्र मुजक गोल सेना रची गट्ठे, नारी नारी गोरी जम्बूर सुबर कीना गज सारम, नूरी शाह हुजाब नूर मोहम्मद सिर भारम, नूरी पा हुजाब नूर मोहम्मद सिर भारम। अच्छा सॉरी, एक पंक्तियां दो बार हो गई हैं। वजीर शान गोरी सुभर शान भान हरजती सा, विजय सेन सजी हरवल करिय तहाँ उभे सजीरती शाम। ये सब देखेंगे, इसका भी कोई उतना मतलब बनता भी नहीं है, ठीक है। मैं तो बस आपको एग्जाम के लिए कि आपके सामने रहेगा तो आप देख लें एक बार, इसलिए मैंने इसका संकलन किया, वरना मैं भी इसको उड़ा सकता था। करितमा इचो सही 30 तसु रसी फिरसते, आलम सा आलम गुमान सानम उजबक निरस्ते, लहू मारूफ गुमस्त शान दुस्तम बजरंगी, हिंदु सेन उपरे शाही चिन्हाब सु उतरियो, संभले सुर समंत नृप रोष वीर वीर ढुरियो। दोहा देखेंगे तमसी तमसी सामंत सब, रोष भरिग पृथ्वीराज, जब लागी रूप पुंडीर ने रोकियो गुरी साज। जहां उतरियो शाही चिन्हाप मीर, लड़ाई के उस पार जाकर के अब उसका वर्णन है। फिर यहाँ देखेंगे उतारी उतारी चिन्हाए, हाय पिडुर लिथि पर, उपारियो बरचंद पंच बंधव सुपथ्य धर, दीसी दूत वर चरित पास आयो चहुआन, तो ऊपर गोरी नारिद हास बढ़डी सुरतान, बर मीर धरी मारूफ दूरी पंच अनि एकठ जेठुरी, मूर पंच कोश लाहौर ते मेछ मिला नहसु करी। देखेंगे ये कवित है। फिर आगे क्या है, दोहा है। वीर रस बर बैर बर झोंगी लगो आसमान, तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान। ये दोहा है। आगे फिर देखेंगे चंद्र व्यूह नृप बंधी दल धन पृथ्वीराज नरिंद, सही बंधी सुरतान सो सेन बिन विधिकंद। कवि देखेंगे बर मंगल पंचमी दिन सुदिनो पृथ्वीराज, आ गया ना, ये उस दिन क्या था, मंगलवार था, पंचमी दिन था। उसी दिन पृथ्वीराज ने क्या किया, राह केतु जप दिन दुष्ट ठारे शुभ काज, अष्ट चक्र जोगिनी भोग भरनी सुधिधारी, गुरु पंचमी रवि पंचम अष्ट मंगल नृप भारी, ते इंद्र बुद्ध भारथ्य भल कर त्रिशूल चक्र बलिय, शुभ हरिय राज बरलिन बलियो, उदय कुरह बलिय। दोहा देखेंगे सो रचि अबध्य अध उगी महबंधी मद, बर निषेध नृप बंदियो कौन भाई कवि चंद। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे अभी यहाँ तक तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, इंपॉर्टेंट देखेगा तो हम आपको बताएंगे। क्या है कि भय प्रात रतीय जू रथ विषय चंद मंदय चंदयो, भर तमस तामस सूर वर मरी रास तमस छंदयो, वर वजी निशान घुनि घन वीर बरनी अकुर्यम, घर धर की धाइर करसी काइर रश्मि सुरस कुर्यम, गज खट घन कियम रुद्रम भनकिय पन की शंकर उदयो, रन नकी भेरिय कह हेरिय दंती दान धन्य दयो। शनि वीर सद्दड़ सद्दड़ बगदड़, अभी चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कोई नहीं दिख रहा है। मुकुर में प्रतिबंध, ये भी नहीं है। उन्मत्त गज जीमी नंदी, चलिए दोहा भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। बाजे कुहक सुरंग, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। देखेंगे दोहा है। दोहा क्या कह रहा है कि बाई बीस धुरंधर परिचय बंदर छाये भान, कून घर मंगल बजही के चढ़ी मंगल आन, दिष्ट देसी सुरतान दल लोहा चकत बान, सहक फेरी उड़गन चले निसी आंगन फिरी जान, धजा बाई बंकुर उड़ती छवि कबिंद ईह आई, उड़गन चंद निरिंद बिय लगी मनो आई पाई, शेषनी संकही बजती बाजे कुहक सुरंग, मैटे सदद निशान के सुनि न श्रवण पियंग, आनि दोऊ घन घोर ज्यों धाई मिले कर घाट, चितरंगे राबर बिना कौन करे देह बाट। ये कवित है। पवन देखेंगे पवन रूप प्रचंड धाली, असिवर झारे मार मार सुर बजी पत अरु सर पैरे,
फटक की सदक फोफरा उड़हु कंकर उसारे, कटी भसुड़ीड परी मूड भींक कटपरे उपारे, बज्जियो विषम मेवार्ती पति रज उड़ाई सुल्तान दल। ये भी देखेंगे समर, ये भी चलेंगे, इंपोर्टेंट कोई नहीं है। हुसैन सचिन जैतवान छत्र गोरिया, अभी इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, आगे चलेंगे। छठ भुजंगी, छठ भुजंगी थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगता है, देख लेंगे। मिले चाय चौवान सा चापी गोरी, स्वयं पंच कोरे निशान अहोरी, बाजे आवध संभरे अधकोश, तीन अंग निशान मिली अंधकोश, बर बरम चौर महीती सोई, हले छात्र पीते बले यार धाई, बले सुर हक्के होके पचाए। फिर ये कवित देखेंगे, कवित क्या है। 10 हाथी सो बिहान, सही गोरी भूस किन्नो, कर आकाशवादी ततार, सो चौकोड़ सदिनो, नारी गोर जगबूर, कहक बरबान आघात, बजी भग पृथ्वीराज, चत करियो अकुलात। इस तरह से पंक्तियां देख लेंगे, ये उसी की हैं, बाकी इंपोर्टेंट कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा देख लिया, इंपोर्टेंट कुछ रहता तो मैं आपके समक्ष जरूर रखता, तो अभी के लिए तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अब इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।